हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम फिजिक्स तड़का। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक, अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ठीक है, सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस कर लिया था। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, सॉलिड के टाइप डिस्कस कर, मैग्नेटिक सॉलिड, जो मैग्नेटिक टाइप के सॉलिड होंगे उसके जो मैग्नेटिक जिनका बिहेवियर होगा उस टाइप के हमें सॉलिड डिस्कस करने हैं। उसके अलावा हमें डिस्कस करना उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके रिलेटेड क्या थ्योरीज दी गई, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी ससेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करते हैं जो हमारे पास में, यदि अपने मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास में कुछ, देखो, जो सॉलिड होते हैं हमारे पास में कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सॉलिड होंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, क्या मतलब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है जब उन पे कोई भी हमारे पास में सॉलिड है, उस सॉलिड पे यदि अपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, ठीक है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे या मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल होंगे। ये दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं हम उन्हें कह सकते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को गेन करते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अटेन करते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसे बहुत टाइप के हमारे पास में सॉलिड हो सकते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो नेचर में बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। इस वजह से दिस चैप्टर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। फिजिक्स में भी बात करें तो एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है इस चैप्टर की भी। ठीक है, ऐसे वाइड चैप्टर नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक जो मटेरियल है उनकी भी हमारे पास में लिमिटेशन है। सभी की सभी मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड टाइप के मटेरियल ही हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सोर्स क्या है, अब जो जो मटेरियल हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं हमारे पास में, उनकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और जो मैग्नेटिक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाएंगे किसी भी मटेरियल पे, तो ये जो हमारे पास में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, तो उनके अंदर ऐसा क्या होता है, क्यों, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने का क्या सोर्स है इनके पास में, क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं, ऐसा क्या है इन मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखो, जब कोई भी मटेरियल है हमारे पास में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसके अंदर हमारे पास में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, जब भी अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट से उसका इंटरेक्शन होगा। जैसे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हमारे पास में डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, सेम उसी टाइप से हमारे पास में जो मैग्नेटिज्म होगा या मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारे पास में, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट के हमारे पास में बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्स। ठीक है, अब अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्यों शो करते हैं ये मटेरियल, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, क्योंकि इनके पास में एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो परमानेंट भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। उसको इंड्यूस्ड किया भी जा सकता है और वो पहले से भी प्रेजेंट हो सकता है मटेरियल के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक मोमेंट। और कोई भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट से इंटरेक्ट करेगा, तो एक इंटरेक्शन एनर्जी होगी, एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसके हमारे पास में बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्स। मैग्नेटिक मोमेंट के हमारे पास में तीन टाइप के सोर्स हो सकते हैं। यदि अपने बात करें कौन कौन से तीन टाइप के सोर्स हो सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, सबसे पहला जो सोर्स हो सकता है हमारे पास में वो हो सकता है, देर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के तीन सोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में जो सोर्स हो सकता है वो हो सकता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? मैग्नेटिक मोमेंट की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास में, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है जो मैग्नेटिक मोमेंट की, जैसे हमारे पास में डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की एक डेफिनेशन होगी करंट इनटू एरिया। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार एम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो भी हमारे पास में, लग से ये सेंटर में हाइड्रोजन एटम की बात करें, सेंटर में प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी वेलोसिटी v से, तो एक करंट को जनरेट करेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट फ्लो होगा और इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे जो करंट I फ्लो हो रहा है इसकी रेडियस r है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में I करंट, करंट क्या होगा? करंट होगा हमारे पास में चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना है? चार्ज E है। टाइम कितना है? कितना टाइम लगेगा इसको रोटेट करने में, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रोटेट करने में टोटल टाइम कितना लगता है? दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास में? 2πr/v, v इसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा 2πr/v। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? EV 2πr इंटू एरिया कितना होगा इस लूप का? πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा EV/r/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारे पास में ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको μl से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, इस वजह से इसको μl से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्बिटल मोशन को अपने l से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है हमारे पास में। ठीक है, और इसको यदि m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, μl m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, mvr/e/2m। ठीक है, और mvr को अपने l लिख सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जो μl होगा हमारे पास में वो होगा E/2m इंटू l। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें अपने, तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा -E/2m l वेक्टर। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, एल यहाँ पे क्या है? एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस वजह से ये नेगेटिव साइन है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये 11th-12th क्लास से अपने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज को। तो हमारे पास में यदि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इफ वी हैव टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी टाइप का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट μl। ठीक है, सिमिलर वे में, तो ये तो हमारे पास में फर्स्ट सोर्स हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का। और भी हमारे पास में इसके जेड कंपोनेंट वगैरह वो भी हो सकते हैं, और भी हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। जैसे जो सेकंड टाइप का सोर्स है वो है स्पिन की वजह से। ठीक है, स्पिन की वजह से, स्पिन इसका एक अदर सोर्स हो सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, कोई भी इलेक्ट्रॉन है यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने अच्छे से डिस्कस किया हो, जिसको μs से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा GsE/2m s वेक्टर। वेक्टर मत लिखो, एक बार सिंपल लिख दिया हमने, μs = GsE/2m इंटू s। ठीक है, और GS की वैल्यू हमारे पास में 2 होगी फॉर इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो GS की वैल्यू हमारे पास में 2 होगी। तो यहाँ पे जो μs आ जाएगा वो हो जाएगा, ये एटॉमिक फिजिक्स में भी हमने डिस्कस किया है, E/2m इंटू 2s। ठीक है, तो μs आ जाएगा E/ms। ठीक है, ये हमारे पास में होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये दूसरा टाइप का सोर्स हो सकता है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दैट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जरूर नहीं भाई हर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा, वो अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
एटॉमिक फिजिक्स में भी अपने कैलकुलेट करते हैं, इवन न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में एटॉमिक लेवल पे देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से और इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो फ्लिप कर सकता है, तो उसका अप स्पिन डाउन स्पिन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन एक जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में होगा वो किस वजह से होगा, न्यूक्लियस की वजह से भी होगा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं लेंगे अभी अपने। ठीक है, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूट करता है जो अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इनका भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से इनके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दो सोर्स है हमारे पास में। इसके अलावा एक सोर्स और हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज जो थर्ड टाइप का सोर्स हो सकता है हमारे पास में, वो हो सकता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, या इंड्यूस्ड, इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट भी अपने कह देते हैं। ये किस वजह से आता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसी भी मटेरियल पे यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो जो मटेरियल है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मटेरियल पे, हर टाइप का मटेरियल नहीं हो सकता, कोई कुछ पर्टिकुलर ऐसे मटेरियल होंगे जिन पे यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये जो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो मोशन है, उनकी वैल्यूज में कुछ चेंज हो जाता है। तो एक जो पहले लेट्स से पहले कोई मैग्नेटिक मोमेंट, लेट्स से नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहले जीरो था किसी भी मटेरियल का। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होंगे जो B इक्वल टू जीरो पे जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उस पर्टिकुलर केस में उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर B इक्वल टू जीरो। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उनमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। इंड्यूस्ड क्यों होता है, यदि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। या जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, सेकेंड सोर्स है, इसमें नेट हो सकता है, नेट जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो रहा हो पहले, एक अप स्पिन हो एक डाउन स्पिन हो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे या सभी के सभी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो एक हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से भी, इंड्यूस्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट को इंड्यूस्ड किया जा सकता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन, या हम कह सकते हैं जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट आएगा हमारे पास में। ठीक है, और जो ऑर्बिटल मोशन और जो स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों, इन दोनों की वजह से जो हमारे पास में जो मटेरियल होगा, इन दोनों की वजह से यदि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। स्पिन का कंट्रीब्यूशन होगा और ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन होगा। और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिस भी मटेरियल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होंगे हमारे पास में। जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल का जो सोर्स है बेसिकली, वो अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मटेरियल में, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। अभी बस इतना समझ लो कि यहाँ पे इतना समझ लो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, उसको, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ये अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट के सोर्स हो सकते हैं। ठीक, और इनकी वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मटेरियल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास में अलग अलग टाइप के मटेरियल है। ठीक है, जैसे डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, बहुत सारे टाइप के हमारे पास में मटेरियल, उनको एक एक करके स्टडी करेंगे और किस टाइप की प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं और वो किसकी वजह से उनमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है, क्या रीजन है, कौन से टाइप का सोर्स है उनके अंदर जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मैं अभी तक यही याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा।
और इंटरेक्ट करने के बाद में या अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। और अट्रैक्शन या रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, उसके टाइप पे भी उस बेसिस पे भी जो मटेरियल है उसको डिवाइड किया गया है। जो इंटरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का इंटरेक्शन है, इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, वेरी वीक इंटरेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैटेगराइज द मटेरियल इन वेरियस कैटेगरी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में उसको अपने कैटेगराइज कर सकते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास में मटेरियल है, दैट इज डाईमैग्नेटिक मटेरियल। और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी होगी जो अपने यूज करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ डाईमैग्नेटिक मटेरियल की। अब इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है वो इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इसको जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट, ये थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डाईमैग्नेटिक मटेरियल पे आता हूँ मैं। देखो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा, कोई मान लो हमारे पास में ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे एक वर्ड है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, इसको m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जब अपने मैग्नेटिक फील्ड लेट से हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड H अप्लाई किया, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जैसे पोलराइजेशन होता है वैसे ही मैग्नेटाइजेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ किसी भी मटेरियल में, ठीक है, वो जो होगा हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होगा। और मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मटेरियल का जो रेशियो होगा उसको अपने कहेंगे पैरामैग्नेटिक, सॉरी, उसको अपने कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, नॉट पैरामैग्नेटिक, वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। इसको कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होगा ससेप्टिबिलिटी होगी। और ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? M और H की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी। इसके बेसिस पे भी मटेरियल को कैटेगराइज किया गया, ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे भी मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। जैसे डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, चलो इस पे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इसकी सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई उसके बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं। और वहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव क्यों होती है। ठीक है, फिर पैरामैग्नेटिक डिस्कस करेंगे, फिर फेरोमैग्नेटिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज दी गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, देखो सबसे पहले डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाईमैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटाइजेशन है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वो होता है ऑर्बिटल मोशन के चेंज होने की वजह से।
ठीक है, जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, किस वजह से जो डाईमैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसका प्रोड्यूस होने का क्या रीजन है, व्हाट इज डाईमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो डाईमैग्नेटिक इफेक्ट है, डाईमैग्नेटिक इफेक्ट वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑर्बिटल मोशन डायमैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ऐसे मटेरियल जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं उन्हें डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस वजह से शो होता है, वो होता है ऑर्बिटल मोशन में चेंज होने की वजह से। यदि ऑर्बिटल मोशन में चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे ही अपने किसी भी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एच अप्लाई करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे प्रोटॉन के चारों ओर या न्यूक्लियस के चारों ओर, इन इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है, इनकी जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल मोशन जो इनका है या इनकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की, वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी में कुछ चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो भी सकती है, इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, या इसकी स्पीड कम भी हो सकती है। तो इसकी वजह से हमारे पास में एक इफेक्ट आता है जिसको अपने कहते हैं डायमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइजेशन होगा, लेकिन वो जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा ऑर्बिटल मोशन में चेंज होने की वजह से। ठीक है, यदि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, स्पिन जो हमारे पास में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में भी कुछ चेंज, यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके चेंज होने की वजह से, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन होता है, इस टाइप के मटेरियल को अपने कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो मटेरियल होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं, दे रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक, ये जो इफेक्ट होता है वो काफी वीक इफेक्ट होता है, जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ये जो इफेक्ट होगा ये काफी ज्यादा वीक इफेक्ट होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यदि अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें या इसकी ससेप्टिबिलिटी की बात करें, अब देखो यहाँ पे जब भी अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर, डायमैग्नेटिक मटेरियल पे कोई जब भी अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी को मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे, बी को कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक डेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। क्यों इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एच को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, तो एक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ। उस मैग्नेटाइजेशन प्लस ये जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हमारे पास में जैसे अपने बात करें, जैसे अपने इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास में जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा समझ में आता है हमें, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अंदर भी एक अपोज करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, ये हमारे पास में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये इसको अपने ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है, ठीक है, सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी अपने एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जो होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो पोलराइजेशन की जगह यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा एम। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सेम उसी टाइप से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो होगा हमारे पास में म्यू नॉट एच प्लस, एच है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, प्लस एम, एम है मैग्नेटाइजेशन। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में करते हैं। और बी को अपने मैग्नेटिक इंडक्शन को अपने ये भी लिख सकते हैं म्यू एच। ठीक है, कंप्लीट बी को अपने म्यू एच भी लिख सकते हैं, जैसे डी को अपने एप्सिलॉन ई लिख सकते हैं। सेम उसी टाइप से बी को अपने
म्यू एच भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, म्यू एच म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। तो म्यू माइनस ये एच है, ये भी एच है, तो म्यू माइनस म्यू नॉट एच इक्वल टू म्यू नॉट एम। ठीक है, और म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर माइनस म्यू नॉट एच इक्वल टू म्यू नॉट एम। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर माइनस वन इक्वल टू एम बाय एच। एम बाय एच को ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं, तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगा हमारे पास में, म्यू आर माइनस, ये ससेप्टिबिलिटी होगी हमारे पास में। और जो म्यू आर की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास में, जो यदि अपने बात करें, जो म्यू आर होगा वो होगा हमारे पास में 1 प्लस काई ससेप्टिबिलिटी, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और जो म्यू आर की वैल्यू है वो हमारे पास में लेस देन 1 होगी फॉर डाई मैग्नेटिक मटीरियल। म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी फॉर डाई मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो काई की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। काई की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब एम बाय एच की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। एम बाय एच की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब एम बाय एच है वो एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एच इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे पोलराइजेशन होता है सेम वैसे ही मैग्नेटाइजेशन होता है। और मोस्ट ऑफ द जो मैग्नेटिक टाइप के सॉलिड होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक इफेक्ट होता है, तो इसका इतना ज़्यादा मतलब जब भी अपने ओवरऑल मटेरियल की बात करेंगे जिसमें पैरामैग्नेटिक इफेक्ट भी है डायमैग्नेटिक इफेक्ट भी है, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है डायमैग्नेटिक इफेक्ट को, तो ये विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने थ्योरीज दी। ठीक है, सब एक क्लासिकल थ्योरी दी गई, फिर एक क्वांटम थ्योरी दी गई। जो क्लासिकल थ्योरी दी गई उसका नाम है लैंगविन थ्योरी, और लैंगविन थ्योरी में जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैलकुलेट की गई। उसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो डेरिवेशन है, फुल बड़ा डेरिवेशन है। ऑर्बिटल मोशन को चेंज करके उसमें मतलब कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन को कैलकुलेट किया गया, फिर ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट किया गया। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू लैंगविन थ्योरी, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, अकॉर्डिंग टू लैंगविन थ्योरी, लैंगविन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास में ससेप्टिबिलिटी होगी, क्लासिकल थ्योरी भी कह देते हैं इसको, क्लासिकल थ्योरी या लैंगविन थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। जो ससेप्टिबिलिटी होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में काई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, माइनस म्यू नॉट एन जेड अपॉन 6 एम ई, माइनस म्यू नॉट एन जेड ओवर 6 एम ई आर स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, आई थिंक नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। जेड एटॉमिक नंबर होगा, एम इलेक्ट्रॉन का मास होगा, आर स्क्वायर एवरेज रेडियस होगी। ठीक है, यदि हमारे पास में सिमेट्रिकल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, ठीक है, एटम का, तो आर स्क्वायर को अपने ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो हर डायरेक्शन में, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो यदि सिमेट्रिक हो, तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी का, सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ एटम। यदि एटम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल होंगे। ठीक है, और यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है,
यदि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में जेड डायरेक्शन में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो एवरेज होगा उसको अपने लिख सकते हैं रो स्क्वायर। इसको रो स्क्वायर लिख लिया हमने, रो स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो रो स्क्वायर एवरेज जो होगा हमारे पास में वो होगा 3/2 ऑफ आर स्क्वायर। ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास में जो काई एम आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी माइनस म्यू नॉट एन जेड 6 ME आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास में 3/2 रो स्क्वायर। ठीक है, रो रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन में जो एवरेज, 2 डायमेंशन में ये जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास में ससेप्टिबिलिटी होगी क्लासिकल थ्योरी से। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम यदि हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास में आर स्क्वायर का जो एवरेज होगा इन ग्राउंड स्टेट, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, आर स्क्वायर जो होगा वो होगा 3a0 स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास में आर स्क्वायर का जो एवरेज होगा 3a0 स्क्वायर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो इस यहाँ से अपनी a0 बोर रेडियस है हमारे पास, a0 बोर रेडियस है। तो यहाँ से भी तुम इसको आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें अपने, और जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो m/h होगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो जो ससेप्टिबिलिटी हमारे पास में काई है, जो काई एम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी टेम्परेचर का फैक्टर नहीं आ रहा और नेगेटिव है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होगी। ससेप्टिबिलिटी का यदि अपने टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारे पास में नेगेटिव में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। ये ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ होगा। यदि मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ग्राफ प्लॉट करें, m का h के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारे पास में इस टाइप का ग्राफ आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ससेप्टिबिलिटी होगी हमारे पास में m/h और ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जो स्लोप आएगी वो 4th क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, यदि -h के साथ में ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस टाइप का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, यदि -h ले लो यहाँ पे, यहाँ m ले लो तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, बट ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये वाला ग्राफ होगा m और h। इसकी जो स्लोप होगी, ये जो स्लोप होगी वो ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। MH ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट रिप्रेजेंट दी ससेप्टिबिलिटी। और यदि हम, ये तो हो गया क्लासिकल थ्योरी से, सेम जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट की गई फॉर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी से भी इसको कैलकुलेट किया गया। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी से भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट किया गया। क्या कंसिडर करके कैलकुलेट किया गया? जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसके इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज हुआ, ऑर्बिटल मोशन चेंज हुआ, वो जो चेंज हुआ उसको पर्टर्बेशन कंसिडर कर लिया गया, पर्टर्बेशन। ठीक है, जो ऑर्बिटल मोशन में या एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज हुआ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे चेंज हुआ उस चेंज को पर्टर्बेशन कंसिडर कर लिया गया, स्मॉल पर्टर्बेशन, और पर्टर्बेशन थ्योरी का यहाँ पे यूज किया। पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करके मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट की गई, तो यहाँ से भी हमें सेम रिजल्ट मिला, -μ0। क्लासिकल थ्योरी भी यहाँ पे अलाउड है, -μ0 NZ 6 ME इंटू आर स्क्वायर का एवरेज। तो सेम हमें यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला मिला जो हमें क्लासिकल थ्योरी से मिलता है, सेम ऐसा ही हमें देखने को मिला।
तो दिस इज ऑल अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब अपने बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, या पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में पैरामैग्नेटिज्म। व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म है क्या, और जो इस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कह देते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म है, इट इज अराइजेस ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। यदि किसी मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास में, कोई भी मटेरियल है यदि उनमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, इंड्यूस्ड नहीं कर रहे, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। जो डाईमैग्नेटिज्म था वो किस वजह से आ रहा था? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल मोशन को चेंज कर रहे थे। यहाँ पे है कि पहले से इंड्यूस्ड नहीं कर रहे, पहले से मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे डाइपोल मोमेंट हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी पोलर और नॉन पोलर दो होते हैं ना, ठीक है, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। पोलर में क्या होता है? पहले से डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। और नॉन पोलर में क्या होता है? पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको इंड्यूस्ड किया जाता है। तो डायमैग्नेटिक में इंड्यूस्ड हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पहले से परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, लेकिन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि सभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे सेम उसी टाइप से जैसे पोलर मॉलिक्यूल में होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता है, इंडिविजुअली हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल देखें इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास में जीरो होता है। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी सेम केस होगा, ठीक है। नेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होगा, और जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी, ये अपने आगे डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ससेप्टिबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब है जो m/h का जो रेशियो ग्रेटर देन जीरो होगा, और m और h सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब इस टाइप के जो मटेरियल होंगे उनमें मैग्नेटिक फील्ड और m की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, मैग्नेटाइजेशन और h की जो डायरेक्शन है वो सेम होने वाली है, ठीक है। और इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर। देखो यहाँ मैं ये नहीं बता रहा कि तुम्हें मैग्नेटाइजेशन क्या है, इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा कि मैं पूरा मैग्नेटाइजेशन बताऊं तुम्हें, पहले से तुम्हें पता है व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैंने रिलेट कर दिया, ठीक है। जैसे पोलराइजेशन है सेम उसी टाइप से मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, कोई इसमें वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता है, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। इतना तो पता है, तुम एमएससी स्टूडेंट हो, एमएससी कर रहे हो या एमएससी कर लिए, तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, इतना पता है तुम्हें, मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन तुम्हें पता है, ठीक है। फिर भी मैंने एक दो बार बता दी, ठीक है। हमें मेन फोकस हमारे एग्जाम पर करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब यदि अपने बात करें, हाँ, पैरामैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है इसके क्या सोर्स है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसके सोर्स क्या क्या है? सोर्स की बात करें तो फर्स्ट सोर्स हो सकता है इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, न्यूक्लियस का भी हो सकता है। दूसरा इसका सोर्स हो सकता है हमारे पास में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इसका सोर्स हो सकता है, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया और न्यूक्लियस का भी हो सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये इसके कुछ सोर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है। कौन कौन से मटेरियल परमानेंट जो पैरामैग्नेटिज्म है उसको शो करते हैं? सबसे पहला तो हमारे पास में पैरामैग्नेटिज्म को जो शो करते हैं वो जो मटेरियल है, सबसे पहले वो है हमारे पास में मेटल्स। मेटल्स जो भी है, जितने भी मेटल्स है वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे एटम होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम विथ अनपेयर्ड, क्योंकि उनमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, जो ऑक्सीजन है O2 है, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, O2 भी शो करता है, मेटल शो करते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो शो करते हैं, और जो कंपाउंड मटेरियल है जैसे O2 ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके बावजूद भी ये हमारे पास में जो पैरामैग्नेटिज्म है उसको शो करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे पास में कौन, अब यहाँ पे देखो जो पैरामैग्नेटिज्म है वो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा हाई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जब भी इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल नहीं करते। डाईमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल कर रहे थे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। इसका मतलब जो हमारे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है जब अपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि जब भी अपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट है उनकी भी एक डायरेक्शन होती है, वो सभी फ्लिप करते हैं। तो किस डायरेक्शन में फ्लिप करेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सभी फ्लिप करने लगते हैं। तो हमारे पास में जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है, क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फ्लिप करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल मोशन को चेंज करना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वेलोसिटी चेंज, देखो जो डाईमैग्नेटिक था, देखो समझने की कोशिश करो, जो डाईमैग्नेटिक था, डाईमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन का मोशन चेंज हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, v प्लस डी या v माइनस डी। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा था, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली रेडियस भी चेंज होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग in diamagnetic substance. But if we are talking about the paramagnetic substance, in paramagnetic substance the direction of orbital angular momentum is changing. It means direction of orbit is changing, orbit is flipping, orbit flip करेगी, orbit tilt करेगी, orbit is flipping in paramagnetism. But in diamagnetism the magnitude of orbital motion is changing, velocity is changing. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिट टिल्ट करेगी, और ऐसे ही जो स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो भी टिल्ट करेगा, वेरी मूव करेगा। तो ज़्यादा इजी कौन सा है, ऑर्बिट को टिल्ट करना या स्पिन को टिल्ट करना? स्पिन को टिल्ट करना इजी है, स्पिन को टिल्ट करना इजी है, इस वजह से जो पैरामैग्नेटिज्म है, जो इफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट है वो किस वजह से देखने ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट में वो किसकी वजह से होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। अब अपने बात करते हैं इसके लिए
तो इसके लिए भी थ्योरीज दी गई, क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, लैंगविन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, वो अपने डिस्कस करते हैं। लैंगविन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। लैंगविन क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे हमें पता है कि पहले से परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। कंप्लीट सॉलिड की बात करें तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एटम हैं, सभी का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में है, सभी अलग डायरेक्शन में अलाइन है। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में लाइन है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है इन H इक्वल टू जीरो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, जिस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से जो सभी के सभी मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। तो इसको कह देते हैं अपने मैग्नेटाइजेशन। सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंस होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज इंट्रैक्शन। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे ये जो रोटेशन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो रोटेशन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है H, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये जो रोटेशन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू म्यू, ये जो रोटेशन है ये थीटा, ये जो रोटेशन है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रोटेशन है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, कैन टेक एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन एनी पॉसिबल वैल्यू। मतलब ये जो रोटेशन है हमारे पास में क्वांटाइज्ड नहीं है, ये कंटिन्यूअस रोटेशन है, दिस रोटेशन इज कंटिन्यूअस रोटेशन। यहाँ पे कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं लग रही, दिस रोटेशन इज कंटिन्यूअस रोटेशन। कंटिन्यूअस रोटेशन इसी वजह से ये जो हमारे पास में जो केस है वो क्लासिकल केस है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए इसके लिए हमने जब मैग्नेटाइजेशन को कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया वो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेट किया तो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास में निकल के आया यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करते हुए तुम्हें कैसे निकल के आए देखना है डेरिवेशन, तो पूरी एंड बबर में कंप्लीट डेरिवेशन मिल जाएगा, 2-3 पेज का डेरिवेशन है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रैक्शन देखा गया, इंट्रैक्शन के बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट है उनके बीच में इंट्रैक्शन निकाला गया, फिर उसके बाद में मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके मैग्नेटाइजेशन को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, जब मैग्नेटाइजेशन को कैलकुलेट किया तो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास में जो निकल के आया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास में निकल के आया, M इक्वल टू एन म्यू एल एक्स, सिंपल फॉर्मूला NU/L/x। n है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और म्यू है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है G म्यू बी, यदि क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें J, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्वांटम मैकेनिक्स में मैग्नेटिक मोमेंट। और Lx हमारे पास में लैंगविन फंक्शन, Lx होगा हमारे पास में कोट हाइपरबोलिक x - 1/x, दिस इज लैंगविन फंक्शन। और x क्या है, x है हमारे पास में यहाँ पे
ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। जो एक्स है हमारे पास में वो है म्यू बी बाय, एक सेकेंड रुको, एक्स है जो हमारे पास में म्यू बी बाय के टी, म्यू बी बाय के टी, ये एक्स है हमारे पास में। इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, तो मैग्नेटाइजेशन आएगा हमारे पास में एन यू एन म्यू कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x। तो ये हमारे पास में मैग्नेटाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केस बन सकते हैं हमारे पास में। इसमें फर्स्ट केस है हमारे पास में, यदि x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब म्यू बी बाय म्यू बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू के टी। इसका मतलब हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और लो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो लैंगविन फंक्शन होगा Lx, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में x/3। ये जो लैंगविन फंक्शन है फॉर स्मॉल x के लिए, ये जो लैंगविन फंक्शन है इट विल कन्वर्ट टू x/3। ठीक है, तो x/3 है तो म्यू b/3 kbt। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा n म्यू b/3 kbt। तो ये आ जाएगा n म्यू स्क्वायर b/3 kbt। तो ये मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास में ये मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। यदि मैग्नेटाइजेशन को अपने यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये म्यू स्क्वायर है मैग्नेटिक मोमेंट, बी को अपने म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन अपॉन बी, बी को अपने म्यू नॉट एच लिख दो, मैग्नेटाइजेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट एच, एच को नीचे ले आए, ठीक है, तो 3 kbt। तो ये ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास में एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और म्यू नॉट हमारे पास में परमेबिलिटी है 3 kbt। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी को c/t, c यहाँ पे हमारे पास में है n म्यू नॉट म्यू स्क्वायर बाय 3 kb। तो ये हमारे पास में, इसे अपने कहेंगे क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट लॉ है जो तुम्हें याद रखना है, सी की वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए। लो टेम्परेचर पर, फॉर लो टेम्परेचर, फॉर हाई टेम्परेचर, फॉर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी कह सकते हो, फॉर ऑर्डिनरी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, लो मैग्नेटिक फील्ड, द ससेप्टिबिलिटी वी आर गेटिंग c/t, क्यूरीज टेम्परेचर लॉ। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी है वो 1/t पर डिपेंड करती है, ठीक है, 1/t के प्रोपोर्शनल। और मैग्नेटाइजेशन हमारे पास में ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर हाई टेम्परेचर लो मैग्नेटिक फील्ड, फॉर हाई टेम्परेचर एंड लो मैग्नेटिक फील्ड काई डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो काई का टेम्परेचर के साथ हम यदि अपने ग्राफ प्लॉट करें तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और अपने x की वैल्यू, नेक्स्ट केस डिस्कस करें अपने, यदि अपने x की वैल्यू काफी ज्यादा हाई ले और x वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इट मींस म्यू बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन kbt। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है हाई मैग्नेटिक फील्ड और लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारे पास में लैंगविन फंक्शन है उसकी वैल्यू, उसकी जो लैंगविन फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 1 हो जाती है, लैंगविन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन है हमारे पास में वो होगा एन म्यू, ये मैग्नेटाइजेशन होगा हमारे पास में, लैंगविन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि जब सभी के सभी लो टेम्परेचर और हाई मैग्नेटिक फील्ड है, टेम्परेचर लो है, क्योंकि थर्मल इफेक्ट नहीं होगा, फिर यहाँ पे जो इफेक्ट होगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। लेकिन जब अपने हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा
अब देखो इसको मैं थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो थर्मल एनर्जी का भी इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी है वो नहीं चाहती कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो, वो उसको अलाइनमेंट को बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी है वो रैंडमनेस को क्रिएट करना चाहती है। तो टेम्परेचर हाई होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर मैग्नेटिक फील्ड रैंडमनेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों स्टेब्लिश हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो सभी के सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, किसी एंगल पे होंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन होगा, सैचुरेशन नहीं होगा, टेम्परेचर पे वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब अपने लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है तो टेम्परेचर तो रैंडमनेस तो है नहीं, सॉरी जो हमारे पास में रैंडमनेस तो अप्रोच होगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का कोई इतना रोल नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का रोल है। तो सभी के सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अलाइन होने की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है उसका सैचुरेशन आ जाएगा, मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, तो एम है वो सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, और एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एम एन म्यू होगी। ठीक है, और इसको एम एस भी लिख सकते हैं अपने। तो यहाँ पे यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें एम का एच के साथ में, तो एम का एच के साथ में जो ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड। एम का एच के साथ में जो ग्राफ होगा वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा हमारे पास में। ठीक है, एक पॉइंट तक तो ये m प्रोपोर्शनल टू h होगा, क्योंकि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी है और मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे ये सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, ms इसकी जो वैल्यू है ms हो जाती है हाई टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये जो स्लोप है वो ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है और पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये m का हमारे पास में m और h का ग्राफ होगा। ठीक है, काई का भी हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में है सर्टेन वैल्यू ऑफ h तक, h की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। ठीक है, वो इवन टेम्परेचर का भी रोल है, सिर्फ h का रोल नहीं है, लो टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर पर h की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, और लो टेम्परेचर h की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हमारे पास में क्या होगा, एक सेकेंड, h की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक मैग्नेटाइजेशन है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा जिसके बाद में जो मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेट कर जाएगा लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर होगा तो कहानी अलग है, हाई टेम्परेचर पर सिर्फ ये वाली लिमिट ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये सैचुरेशन नहीं आएगा हाई टेम्परेचर। ठीक, हाँ, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन दोनों कंपेरेबल है, मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर दोनों कंपेरेबल है, ये दोनों क्वांटिटी, एक्स की वैल्यू लगभग 1 है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो ये होगा। ठीक है, अदरवाइज वो सैचुरेट कर जाएगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। अब अपने बात करते हैं क्वांटम थ्योरी की, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्वांटम थ्योरी क्या होगी इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिस्कस करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्वांटम थ्योरी की बात करें, पैरामैग्नेटिज्म मैंने पहले ही बताया था, पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म हमें देखने को मिलता है। क्वांटम थ्योरी की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में क्या होगा इन क्वांटम मैकेनिक्स, यदि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हमारे पास में होगा जी म्यू बी इंटू जे। जे यहाँ पे क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन प्लस, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो जो हमारे पास में दोनों की वजह से होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो जे यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल में हमारे पास में दोनों केस आ जाएंगे,
एल प्लस एस। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं अपने। और जी यहाँ पे क्या होगा, म्यू बी क्या होगा, म्यू बी होगा बोर मैग्नेटोन, ई एच कट बाय 2m। ठीक है, बोर मैग्नेटोन होगा। और जो जे है हमारे पास में, यदि जे वेक्टर की बात करें तो जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में। यदि सॉरी जे की बात करें तो रूट होगा ऊपर। ठीक है, जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर टोटल एंगुलर मोमेंटम, और जो जे होगा वो ऑर्बिटल, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा हमारे पास में। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और जी की जो जी है वो लैंडे जी फैक्टर होगा 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2जे प्लस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही फॉर्मूला होता है क्या? हाँ जी, यही फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे कई बार नेट में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सारे क्वेश्चन टफ तो नहीं होते ना, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं नेट में। तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इजी में एक क्वेश्चन ये भी होता है, डायरेक्ट जी की वैल्यू पूछ ली जाती है तुम्हें। ठीक है, लैंडे जी फैक्टर की वैल्यू। तो ये हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स में होगा। अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, किस पे अप्लाई करेंगे? मटेरियल पे। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, तो एक इंट्रैक्शन एनर्जी होगी माइनस म्यू डॉट पी। ठीक है, इंट्रैक्शन होगा। और इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन से हमारे पास में क्या होगा, जो इंट्रैक्शन एनर्जी मिलेगी उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन नहीं ले सकता। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एच है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो थीटा होगा यहाँ पे म्यू डॉट बी, ये जो थीटा आएगा यहाँ पे, जो थीटा होगा इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होगी। ऐसे नहीं भाई सारी कोई भी थीटा किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि जो जे है उसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। जे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम जे है, यदि जे हमारे पास में 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम जे है वो -2 -1 0 1 2 5 पॉसिबल वैल्यू होगी। तो उसके अकॉर्डिंग थीटा की भी हमारे पास में 5 पॉसिबल वैल्यू होगी। तो स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। स्पेस क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करने के बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन निकल के आएगा हमारे पास में, दैट वुड बी, वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, मैग्नेटाइजेशन एम, एम जो होगा हमारे पास में वो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, एन जी जे म्यू बी बी जे एक्स। ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा। एन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, जी लैंडे जी फैक्टर, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू बी बोर मैग्नेटॉन, बीजेएक्स यहाँ पे जो है इसको कहेंगे ब्रिलियन जॉन फंक्शन, ब्रिलियन फंक्शन नॉट जॉन फंक्शन, ब्रिलियन फंक्शन। जो बीजेएक्स यहाँ पे होगा वो होगा हमारे पास में, ये तुम्हें याद नहीं रखना, बीजेएक्स 2जे प्लस 1 अपॉन 2जे, लेकिन तुम्हें लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाला केस याद रखना है। ठीक है, कोट हाइपरबोलिक, ये होगा 2जे प्लस 1 अपॉन 2जे इंटू एक्स, और x क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, 1/2j कोट हाइपरबोलिक x/2j। और यहाँ पे जो x है हमारे पास में, bjx में जो x है हमारे पास में वो है g म्यू बी b/kt, ये x है हमारे पास में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये मैंने भी याद किया था एग्जाम टाइम में, तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। और ये वाला तुम्हें x पता होना चाहिए, क्या x हमारे पास में जी जे म्यू बी b/kpt। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रिलियन फंक्शन, ब्रिलियन फंक्शन। अब अपने बात करते हैं, इसमें अलग अलग केस होंगे, 2 केस बनेंगे हमारे पास में, उन दोनों केस के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारे पास में, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, x इज ग्रेटर देन, x इज लेस से
एक्स इज, अपने हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, इट मीन्स केबीटी की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में जी जे म्यू बी बी, इसकी जो वैल्यू है वो केबीटी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास में ब्रिलियन जोन फंक्शन होगा BGX, इसकी जो वैल्यू होगी फॉर स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स के लिए हमारे पास में, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर स्मॉल एक्स हमारे पास में जो BGX की वैल्यू होगी हाई टेम्परेचर पर, एक सेकेंड, हाई टेम्परेचर पर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, लो हाई टेम्परेचर लो मैग्नेटिक फील्ड, x की x वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए हमारे पास में जो BGX होगा वो मैं लिख देता हूं, क्या होगा, x इंटू जे प्लस वन, x इंटू जे प्लस 1/3j। नहीं याद रखना, ये तुम्हें याद नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है, कैसे आया ये कैसे नहीं आया, कोट हाइपरबोलिक की वैल्यू कैसे आई x लेस देन 1 के लिए, नहीं याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी, एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करेंगे इसको, कोट हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल के टर्म में कन्वर्ट करके वो सारी कहानी करेंगे, नहीं करना तुम्हें ये, ठीक है, एग्जाम फॉर पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें रिजल्ट फाइनल पता होना चाहिए। ये BGX होगा, BGX की वैल्यू जब वहां पुट करेंगे m के अंदर, तो मैग्नेटाइजेशन होगा हमारे पास में N G J म्यू बी इंटू BGX, x इंटू जे प्लस 1/3j, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे N G J म्यू बी इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में G J म्यू बी B/KT इंटू जे प्लस 1/3j, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा N G स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर J स्क्वायर, ठीक है, J प्लस 1, यहाँ पे भी J, यहाँ पे भी J प्लस 1, ठीक है, J स्क्वायर J प्लस 1 म्यू बी स्क्वायर J स्क्वायर J प्लस 1, और यहाँ पे नीचे आएगा 3KBT, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आएगा हमारे पास में N म्यू बी स्क्वायर G स्क्वायर J, हाँ 3KBT, ठीक है, ये आ जाएगा, ये मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन ये आ गया, तो हमारे पास में जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी काई, वो होगी हमारे पास में m/h, ठीक है, तो m/h कर दो जस्ट यहाँ पे, इसको h से डिवाइड कर दो, h से डिवाइड यहाँ लिख देता हूँ मैं, m/h, h से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड भी था यहाँ पे B, ये रहा B भी था, ठीक है, तो B को म्यू नॉट h लिख सकते हैं, h से h कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक म्यू नॉट साथ में आ जाएगा, म्यू नॉट आगे लिख दूं क्या, इसी पेज पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N म्यू बी स्क्वायर J स्क्वायर J प्लस 1/3KT, ठीक है, ये रहा हमारे पास में N G स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर J स्क्वायर J प्लस 1, B हट जाएगा 3KBT, ये हमारे पास में पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, काई पी से लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास में ये जो टर्म है हमारे पास में G इंटू जी स्क्वायर भी है ना, एक G स्क्वायर, तो G इंटू J इंटू हमारे पास में जो टर्म है G J स्क्वायर है ना हमारे पास में, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हमारे पास में जो 3J था, 3J था, तो एक J से एक J कैंसिल भी तो होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक J से एक J कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में G स्क्वायर J प्लस 1, इसको अपने लिख देंगे P स्क्वायर लिख देंगे इसको, तो P आ जाएगा हमारे पास में G, तो P आ जाएगा हमारे पास में G रूट J प्लस 1, तो ये इसको अपने P लिख देंगे, तो हमारे पाई में काई P आ जाएगा म्यू नॉट N म्यू बी स्क्वायर G स्क्वायर J प्लस 1 को अपने इसको लिख देंगे P स्क्वायर अपॉन 3KBT, तो ये हमारे पास में काई P का फॉर्मूला होगा,
काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और पी यहाँ पे जो पी है इट इज़ द इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेटॉन, इसको कह सकते हो। जो ये होगा हमारे पास में पी, इसको कह सकते हो इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि ये वैल्यू जे पे डिपेंड करेगी ओवरऑल। ये जी पी जे पे डिपेंड कर रहा है और ये एक नंबर होगा, ठीक है। इस वजह से इन दोनों को कंबाइन कर दिया। म्यू भी अलग क्वांटिटी, म्यू भी कॉन्स्टेंट होगा। ये जो एक नंबर होगा जो जे पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको कह दिया इफेक्टिव नंबर ऑफ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा, ये ससेप्टिबिलिटी होगी। अब इसके बाद में यदि बात करें अपने, ये तो हो गया हमारे पास में, ये तो केस हो गया हमारे पास में x लेस देन 1 के लिए, x वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए, ये वाला केस हो गया। अब यदि x ग्रेटर देन 1 हो, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि म्यू जो x ग्रेटर देन मतलब 1 का मतलब हाई टेम्परेचर, यहाँ मैंने क्या लिख दिया था, एक सेकेंड को ना, हाई टेम्परेचर, ठीक है। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 का मतलब है यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड, लो टेम्परेचर हाई मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला केस है। इस केस में हमारे पास में जो BJX होगा, इस पर्टिकुलर केस में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इस केस में हमारे पास में जो BJX होगा वो हमारे पास में 1 होगा। BJX की वैल्यू 1 होगी लो टेम्परेचर पर और हाई मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे जो m होगा वो होगा हमारे पास में NJG म्यू बी इंटू 1, तो ये आ जाएगा NJG म्यू बी, ये हमारे पास में मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई मैग्नेटिक फील्ड पर, लो टेम्परेचर हाई मैग्नेटिक फील्ड पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एक टाइप से सैचुरेशन वाला ही केस हो गया जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी में किया था। और हाई टेम्परेचर लो मैग्नेटिक फील्ड पर ये मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो ससेप्टिबिलिटी होगी, ठीक है। सेम उसी टाइप से जैसे क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास में केस आया था वही सेम केस है यहाँ पे भी। और यदि हम बात करें जे की वैल्यू यदि इन्फिनिटिव हो हमारे पास में, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। इसी में यदि अपने, ये एक स्लाइड आई थिंक मिक्स होगी बीच में, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम यहाँ पे बात करें जे की वैल्यू इन्फिनिटिव हो, जे की वैल्यू इन्फिनिटिव हो, तो यहाँ पे ये जो केस है, जो क्वांटम जे टेंड टू इन्फिनिटिव, मतलब एम जे की वैल्यू भी हमारे पास में ऑल पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी एम जे में, ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो ये जो केस है हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जे टेंड टू इन्फिनिटी पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो BJX की जो वैल्यू है वो लैंगविन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जो BJX है वो लैंगविन फंक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, कोट हाइपरबोलिक x माइनस 1/x। तो BJX है वो लैंगविन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो मैग्नेटाइजेशन होगा म्यू नॉट, सॉरी मैग्नेटाइजेशन होगा n, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास में NGJ म्यू बी, NGJ म्यू बी इंटू लैंगविन फंक्शन। और ये तो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट था N म्यू LX। तो ये हमारे पास में क्लासिकल केस में कन्वर्ट हो जाएगा J टेंड टू इन्फिनिटी के लिए। और J की फाइनाइट वैल्यू के लिए ये हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा फॉर J फाइनाइट, J की कोई फाइनाइट वैल्यू हो तो हमारे पास में ये मैग्नेटाइजेशन होगा NGJ म्यू बी BJX। J की फाइनाइट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होगा। इसको GJ म्यू बी को तो म्यू भी लिख सकते हो, N म्यू BJX, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। फाइनाइट वैल्यू J, इन्फिनिटी वैल्यू J ये होगा। अब अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक और केस डिस्कस करेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज J की वैल्यू हाफ के लिए हमारे पास में क्या होगा, और J इक्वल टू हाफ, J इक्वल टू हाफ के लिए M कैलकुलेट करेंगे और काई कैलकुलेट करेंगे।